हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं इलेक्शन के कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जितने भी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। अब डायरेक्टली चलते हैं इलेक्शन पे। इलेक्शन में टोटल हमारा 324 से लेकर 329 आर्टिकल है जो इलेक्शन को डील करता है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस है। तो वन बाय वन हम लोग हर आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 324। ये क्या बोलता है? इस्टेब्लिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। जो इलेक्टोरल रोल जो होता है इसी को हम लोग वोटर लिस्ट भी बोलते हैं। पहला काम हो गया प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट दिया है कि 324 के अंदर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसका काम होगा क्या कि छः लोगों का इलेक्शन कराना है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, एसएलसी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन कंडक्ट कराना और इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना। ये काम दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324। नेक्स्ट आते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 25 जनवरी 1950 को। देन करंट कंपोजिशन देखते हैं। करंट कंपोजिशन है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि चेयरमैन भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये जो 2 है ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्रेसिडेंट टाइम बाय टाइम पीरियोडिकली आप वो रिव्यू करेंगे कि कितना इलेक्शन कमिश्नर जरूरी है अभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उनके फंक्शन के हिसाब से कितना वर्कलोड है उस हिसाब से प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो बहुत दिनों से ये 2 ही चलता आ रहा है, तो अभी करंट भी 2 ही है। करंट कंपोजिशन हम लोगों ने देख लिया। 3 है अभी, चीफ +2 इलेक्शन कमिश्नर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका पावर सेम होता है, सैलरी भी सेम होता है और डिसीजन वेटेज भी सेम होता है। सपोज 3 लोग किसी मैटर पे वोट कर रहे हैं तो तीनों का वेटेज सेम होगा। सपोज अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर अगर अपना 2 वोट अपना एक पर्टिकुलर फेवर में दे दिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर फेवर में दिए, तो वेटेज माना जाएगा 2-1 पे ही वेटेज माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस लेकिन थोड़ा है, मैं भी समझाऊंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो सिक्योर होता है, अप टू 65 ईयर या तो 6 साल का सर्विस, इन दोनों में से जो पहले आ जाए ये टेन्योर फिक्स होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं रिमूविंग प्रोसीजर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये रिमूविंग प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूविंग प्रोसीजर आप जानते हैं, तो सेम सुप्रीम कोर्ट जज के अकॉर्डिंग ही इनका रिमूवल होता है। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका रिमूवल होता है रिकमेंडेशन ऑफ ईसीआई बाय प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर द रिमूवल ऑफ द अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा रिमूवल में ही डिफरेंस है, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है। और एक कंसेप्ट आता है रीजनल कमिश्नर के में। ये जितना भी प्रोविजंस मैं बता रहा हूँ ये 324 में ही इंक्लूडेड है। रीजनल कमिश्नर मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू असिस्ट देम। सपोज क्या होता है कि कभी कभी इलेक्शन कंडक्ट में कुछ फंक्शंस बढ़ जाता है या कंडक्ट कराने में थोड़ा ऑपरेशंस बढ़ जाता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो हमारा 3 लोग हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 ईसी हैं, ये 3 मिल के मैनेज नहीं कर पाते, तो टेम्पररी बेसिस पे या कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे रीजनल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। ये जस्ट टू कंडक्ट द इलेक्शंस फंक्शंस एंड द ऑपरेशन इन अ गुड मैनर। तो ये वहाँ का फंक्शन अगर काम ज़्यादा हो गया तो उस हिसाब से हम लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं रीजनल कमिश्नर को। तो ये टोटल होलिस्टिक 324 मैंने बता दिया। अब अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है जो कि काफी करंट न्यूज में भी है। एक एक्ट जो पास हुआ है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ बिल 2023। ये आप देखिए इंट्रोड्यूस हुआ था 10 अगस्त को राज्यसभा में, 12 दिसंबर को ये पास हुआ राज्यसभा से और लोकसभा में 21 दिसंबर को पास हो गया, मतलब ये एक्ट बन चुका है।
और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट है, मैं समझाऊंगा आगे कैसे ये है। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली 14 मार्च 2024 को दो इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सीट अभी वैकेंट था बिफोर, जो अभी इलेक्शन कमिश्नर जो रिजाइन किए थे उस वजह से दो सीट वैकेंट था, तो उन दो सीटों पे श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा 14 मार्च को, यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो ये यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है, ये दोनों को एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में डील किया है। इसका प्रोविजंस मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो फर्स्ट देखिए, द बिल रिप्लेसेस द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन एक्ट 1991। इससे पहले, इस बिल से पहले बाकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस होता था, सैलरीज होता था, बाकी सबको जो मैनेज करता था वो 1991 एक्ट से मैनेज होता था। दिस एक्ट प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ सीईसी एंड ईसी। मतलब ये एक्ट तीन चीज पे काम करता है। एक चीज देखिए, एक हम अपॉइंटमेंट पे देखते हैं, फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं सैलरी, एंड थर्ड इज रिमूवल। ये एक्ट ये तीन चीज के बारे में बताता है। ये तीन चीज को चेंज किया गया है। अब आगे देखेंगे कैसे चेंज हुआ है। द ईसी एंड सी एंड ईसी विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। द सिलेक्शन कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। मतलब ये कंपोजिशन एक डिसाइड किया, एक सिलेक्शन कमेटी बनेगा हमारा। मैं आपको बताता हूँ क्या है एक्चुअली। इससे पहले मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए, तो उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन दिया था, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें तीन लोग थे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड थर्ड जो थे वो थे सीजेआई। ये तीन लोगों का कंपोजिशन था। इन तीन लोग मिलकर रिकमेंड करते थे कि कौन ईसीई और सीई बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। लेकिन जब ये बिल आया, ये 2023 में ये सुप्रीम कोर्ट के बाद जब बिल लाया गया, तो इस कंपोजिशन को चेंज करके जहां सीजेआई है, इन्हें सीजेआई को हटाकर यहां पर उन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया। तो अब इससे एक इशू ये हो गया कि यहाँ बताया जाता है, देखिए जो पीएम हो गए और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ये दोनों तो गवर्नमेंट के पार्ट हो गए हमारे दो। तो इसका मतलब है अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा इस सिलेक्शन कमेटी से तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। इसका मतलब है थोड़ा सा ईसीआई का इंडिपेंडेंसी कम हुआ है, बिकॉज कोई भी डिसीजन होगा डायरेक्टली दिख रहा है कि गवर्नमेंट का ही जो भी डिसीजन है वही डिसीजन होगा, तो ईसीआई कंप्लीट इंडिपेंडेंस काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस बिल को थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कॉन्ट्रोवर्सी का क्या इशू है। यहाँ देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी विल बी वैलिड इवन व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द कमेटी। बोला गया है कि अगर कमेटी में तीन लोग हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीन हम लोग देखें, ये तीन जो है मैं साइड में एक बार और लिख देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, ये तीन है। तो बोला गया है कि अगर इन तीनों में से अगर कोई अब्सेंस भी है, सपोज इनका लीडर ऑफ अपोजिशन अब्सेंस है, तो ये दो लोग हैं, इन दोनों का जो डिसीजन होगा और जो मेजॉरिटी होगा वो माना जाएगा। तो आप देखिए कि कभी भी कोई भी कंडीशन में इन तीनों में से जो सीट वैकेंट होगा वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट वैकेंट होगा, वो भी किस केस में, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है। जब डिसॉल्व होता है तो हमें पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आता है, उसमें पीएम भी होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसका मतलब है पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर का जो सीट है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, या तो वैकेंसी जो सीट होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन में होगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट का हमेशा वहाँ वेटेज रहेगा ही सिलेक्शन कमेटी में। और सिलेक्शन कमेटी अगर, क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पेडिस्ट्रियल में माना जाता है कि इसे इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, बट ये एक्ट जो आया है ये थोड़ा इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और सर्च कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी विल प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी। जनरली 5 लोगों का नाम
फॉरवर्ड किया जाता है सिलेक्शन कमेटी को। एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट इंक्लूड होल्डिंग ऑफ और हैविंग हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पर क्या किया गया है कि देखिए, जो 5 लोगों का नाम जो फॉरवर्ड किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी को, यहाँ देखिए 2 कमेटी, ये सर्च कमेटी का बात हो रहा है। पहले तो सर्च कमेटी क्या करेगा कि लोगों का नाम छांटेगा और 5 नाम आगे भेजेगा सिलेक्शन कमेटी को। उस 5 नाम पे सिलेक्शन कमेटी डिसीजन लेगा। अब आप एक सर्च कमेटी आप देख लीजिए इसमें क्या इशू हुआ है। जो सर्च कमेटी हमारा है, ये 5 लोगों का नाम रिकमेंड करेगा। इस 5 लोगों के नाम में बोला गया है कि सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस लेवल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया गया है। तो इसका मतलब है जो केवल इस लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको ही बस, वो ही बस एलिजिबल होंगे इन सब पोस्ट के लिए। इसका मतलब इनका जो एम्बिट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, वो नैरो डाउन कर दिया गया है। और हमें पता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका काम केवल आपका जैसे इलेक्शन से रिलेटेड काम हो गया, जो हम लोग मान के चलिए इसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मान लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। लेकिन साथ में इनका काम सम वर्क इनका क्वासी जुडिशरी भी होता है, जो कि जुडिशियल इन नेचर होता है। जैसे क्वासी जुडिशियल नेचर, जैसे सपोज 1-2 काम मैं बता देता हूँ। मान के चलिए डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ये हो सकता है। सेकंड मान के चलिए डिस्प्यूट रिलेटेड द सिंबल्स, डिस्प्यूट रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स के साथ या पॉलिटिकल पार्टी के नेम के साथ जो डिस्प्यूट है, ये भी तो इलेक्शन कमिश्नर ही डील करते हैं। मतलब इनका जॉब क्वासी जुडिशियल भी है। अगर इनका जॉब केवल इलेक्शन से रिलेटेड रहता तो यहाँ पर थोड़ा सा वैलिड हो सकता था कि चलिए सेक्रेटरी लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डील कर लेंगे। लेकिन क्वासी जुडिशियल भी है, इसका मतलब थोड़ा जुडिशियल फंक्शन है। तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एटलीस्ट सम, थोड़ा सा इसे एम्बिट बढ़ा के सम जुडिशियल पर्सन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। ये कंप्लीटली नैरो डाउन कर दिया गया है। ये भी एक तरह से डिमेरिट बताया जा रहा है लॉ का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द सैलरी एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ ईसीई विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर 1991 एक्ट। इससे पहले जो एक्ट था, इट वाज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अब यहाँ देखिए सैलरी से रिलेटेड क्या किया गया है कि अभी एक कैबिनेट सेक्रेटरी का सैलरी के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो हम जब यहाँ देखेंगे तीसरा पॉइंट जो था, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट देख लिया हम लोगों ने कि सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। जो सैलरीज है, तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर था कि सुप्रीम कोर्ट जज का जो सैलरी का प्रोविजंस है, जो कि आपको पता है आर्टिकल 125 के अंडर बताया गया है कि इस सुप्रीम कोर्ट जज का जो सैलरी होगा वो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कंट्रोल होगा। लेकिन अब क्या है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के सैलरी के बराबर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और कैबिनेट सेक्रेटरी का सैलरीज वगैरह और टर्म्स ऑफ कंडीशन हमें पता है डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब है अब जो ईसीआई के जितने भी चेयरमैन, ईसीआई के जो कमिश्नर्स होंगे, अब इनडायरेक्टली एक इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट बना सकता है, क्योंकि उनका सैलरी पे कंट्रोल हो गया है। तो एक तरह से सैलरी को लेकर भी उनका थोड़ा इंडिपेंडेंसी नीचे गया है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिक्स था इस कंट्रोवर्शियल लॉ का, और इसको यूज़ करके मैंने बताया कि 2 अभी अपॉइंट भी कर दिए गए हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिक मैंने समझा दिया, थोड़ा एक्सप्लेन में कर दिया। अब आते हैं, हम लोगों ने 324 बात कर लिया था, अब आते हैं 325 पे। 325 क्या बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और एनी ऑफ देम। इसका मतलब है कि जो हमारा वोटर लिस्ट बनेगा, कि कोई भी पर्सन जाके अपना वोटर लिस्ट में अगर वो एलिजिबल क्राइटेरिया फॉलो करता है, वो जाके अपना वोटर लिस्ट में नाम दे सकता है। अगर वो पर्सन कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रेस का हो, मेल फीमेल, मतलब इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप जाके डायरेक्टली, अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करते हैं तो आपको कोई और अदर अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, जिसके अब मैं आगे ये वाला बात समझाऊंगा। आप बस इतना समझिए कि इस लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये जो ग्राउंड दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, बिकॉज सपोज आप जो है वोटर हैं, आपका रेसिडेंस क्राइटेरिया, आप रह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी ए में, कोई रीज़न है जो कि ए कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अब आप चाह रहे हैं कि बी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम हो जाए, तब आपका नाम बी वाले में नहीं होगा।
आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो क्राइटेरिया होता है फुलफिल करना होगा, तब बी में होगा। तो रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया माना जा सकता है कि आपको वोटर लिस्ट में, वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिया जाए, आपको ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले वोटर लिस्ट में ही नाम दिया जाएगा। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, वन जनरल इलेक्शन फॉर एवरी टेरिटोरियल, वन इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नो सेपरेट इलेक्टोरल रोल। दोनों पॉइंट लगभग सेम है। इसका मतलब है कि जैसे एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उसका जितना वोटर लिस्ट होता है एक सिंगल लिस्ट मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल प्रोविजन है कि रिलीजन वाइज लिस्ट हम मेंटेन कर रहे हैं या कास्ट वाइज लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, रेस वाइज, वो नहीं, एक सिंगल लिस्ट मेंटेन होगा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ये हमारा आर्टिकल 325 बोलता है। ये सिंपल हम लोग समझ गए। अब आते हैं आर्टिकल 326 पे। 326 क्या बोलता है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि उस कंट्री के जितने भी एडल्ट्स हैं, दैट मीन जितने भी लोग हैं जो 18 या 18 साल से ऊपर हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। इसको ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो ये 326 आर्टिकल बताता है कि हमारा जो इलेक्शन होगा, या तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन है, या तो स्टेट लेवल पे इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, सब में ये फॉलो किया जाएगा कि सबको वोट देने का अधिकार होगा। यही बस ये पॉइंट डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीबडी who are not less than 18 years are eligible to vote subject to the disqualification made by the parliament। वही मैंने बताया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो भी 18 साल से ऊपर के हैं सबको वोट देने का अधिकार है। एक कंडीशन दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड दिया गया है जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कौन कौन से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा इवन आफ्टर कि वो 18 साल से ऊपर के हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा लाइन कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया है, तो आप डायरेक्टली एज इट इज एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है वो नॉन रेसिडेंस है। सपोज आप यहाँ के निवासी ही नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। देन अनसाउंड ऑफ माइंड, आप मतलब वो कैलिबर मतलब मेंटल एबिलिटी नहीं है, या जैसे आप हल्का, जैसे जो पागल लोग होते हैं या थोड़ा अनसाउंड माइंड के होते हैं, तो उन लोगों को वोट, बिकॉज वो लोग डिसीजन ले नहीं सकते, एक्चुअली रेशनल थिंकिंग उन लोगों में नहीं है, तो आप उन लोगों को यहाँ हटाया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया कि आप वोट नहीं दे सकते। थर्ड है कि क्रिमिनल्स वगैरह जो करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस में है, जो जेल में है समथिंग, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। सो इन तीनों के अलावा, इन तीन डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार है। ये 300 आर्टिकल 326 हमें बताता है। अब चलते हैं आर्टिकल 327 पे। 327 बोलता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू ईदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और ईदर हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है 327 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते हैं। सिंपली आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यहाँ दिख रहा है, स्टेट लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है सब पे लॉ बना सकता है। ये आर्टिकल 327 पावर देता है। और इसी पावर को यूज करके आप देखिए, पार्लियामेंट इनेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1950 और आरपीए 1951 दैट डील विद द मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन। सेम 327 आर्टिकल 327 का पावर यूज करके पार्लियामेंट ने आरपीए 1950 और 1951 पास किया है, जो कि सब कुछ मैटर्स मैंने मेंशन किया है। इस मैटर्स पे लॉ है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल कैसे प्रिपेयर होगा, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। डीलिमिटेशन जनरली होता है कि बाउंड्री कैसे, हमारा जो एरियाज है, जोग्राफिकल एरिया है, उसे कैसे कवर किया जाए, उसको कैसे बाउंड्री किया जाए कि जो पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सेम नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करें, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक कैंडिडेट खड़े होंगे। और डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि पीपल्स प्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम लोग वैसे ही जोग्राफिकल एरिया डिवाइड करते हैं जिसमें जो पॉपुलेशन है वो इक्वल आ जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का रूल्स होगा आरपीए में। देन इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस, डिस्प्यूट से रिलेटेड लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एंड रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये जो फर्स्ट टू है ये जनरली आरपीए 1950 में दिया है, और ये जो तीन है ये आरपीए 1951 में दिया है। मैं कभी एक वीडियो में आरपीए 1950 और 1951 थोड़ा डिटेल में कवर कर लूँगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड प्री और मेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेटिवली क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हमारा 327 हो गया। अब आते हैं 328 पे। आर्टिकल 328 क्या बोलता है, पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस
टू ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है पिछले वाला 327 में हम लोग क्या देखा कि पार्लियामेंट को पावर है कि आप इलेक्शन से रिलेटेड मैटर पे लॉ बना सकते हैं। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव को पावर दिया गया है कि आप इलेक्शन से रिलेटेड कंडीशन पे लॉ बना सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आप वही मैटर पे लॉ बना सकते हैं जिसपे अभी तक कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बना है। अगर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बना दिया है तो आप उस रिलेटेड मैटर पे लॉ नहीं बना सकते। सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है कि इट इज़ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट, मतलब केवल आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिलेटेड इलेक्शन मैटर पे ही लॉ बना सकते हैं। पार्लियामेंट वाला लॉ आप नहीं बना सकते। पार्लियामेंट वाला केवल पार्लियामेंट को भी अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन का लॉ केवल वो बनाएगा। सो ये दो रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड है। सो 328 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 329 पे। 329 थोड़ा ये लैंग्वेज डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं डिटेल वाइज समझाता हूँ क्या लिखा है ये। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, दैट मीन्स जो इलेक्टोरल मैटर है उसका उससे रिलेटेड मैटर कोर्ट कैसे डील करेगा, या डील कुछ कुछ मैटर डील नहीं करेगा, कुछ कुछ मैटर का हियरिंग नहीं करेगा, वो बताया गया है। फर्स्ट देखते हैं ए, क्लॉज ए। The validity of any law related to delimitation of constituency or allotment of seat to such constituency made or purporting to be made under Article 327 or 328 shall not be called in the question of the court. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं delimitation of constituency क्या है। पहले delimitation हम लोग समझ लेते हैं, जनरली अभी प्रॉब्लम होता है। तो delimitation होता क्या है? Delimitation means process of fixing the number of seats and the boundaries of territorial constituency in such state for the Lok Sabha and Legislative Assembly. तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा एक राज्य है, एक राज्य तो बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? डिलिमिटेशन का मतलब होता है उस जोग्राफिकल एरिया को कुछ पैचेस ऑफ एरिया में डिवाइड कर देना, जिसमें जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया उस बाउंड्री के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल हो वो लगभग इक्वल हो, सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। सो वही बोला गया है कि फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट, कि एक स्टेट या एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे और उसका बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ होगा। तो टाइम टू टाइम ये डिलिमिटेशन कमीशन बनते रहता है और बाउंड्रीज रीड्रॉल होते रहता है। तो ये आपने समझ लिया कि डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड डिटरमाइनिंग द सीट टू बी रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST इन दीज हाउसेज। आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस होता है तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होते हैं। मैं करंट एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अभी जो इलेक्शन है 18वां इलेक्शन जो होने वाला है, 18th लोकसभा इलेक्शन है, तो इसमें देखिए टोटल 543 सीट है। तो 543 सीट में आप देख रहे हैं कि जनरल का 412 सीट है, SC का 84 है, ST का 47 है। इसका मतलब SC का जो 84 सीट और SC का 47 सीट, ये डिसीजन किसका है? ये डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार SC कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल और ST है। तो जनरली जो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल कंसीडर किया जाता है, मतलब वहाँ जो कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन के लिए वो जनरल कैटेगरी से होंगे, और जो SC कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ जो कैंडिडेट होंगे वो SC के ही होंगे। और ST है, इस तरह से हमें जो बैकवर्ड सेक्शन है उनका रिजर्वेशन भी है हमारा, एक तरह से ये प्रोविज़न है इक्वालिटी बेसिस पे। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये सेकंड पॉइंट आप समझ लिए हैं कि SC ST कैसे डिसाइड करता है, ये डिलिमिटेशन का ही काम है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस डिलिमिटेशन प्रोसेस इज परफॉर्म बाय डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया, डिलिमिटेशन का प्रोसेस बताया, सो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को जब जरूरत लगता है कि अभी डिलिमिटेशन का काम है, वो एक्ट पास करता है, डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है, और डिलिमिटेशन कमीशन जनरली ECI के साथ मिलकर ये डिलिमिटेशन का जितना काम मैंने एक्सप्लेन किया वो करता है। तो जनरली जो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ था वो 1952 में सेटअप हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारे डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुए हैं टाइम टू टाइम। और एक चीज़ और है कि इसमें आप देखेंगे कि जब डिलिमिटेशन कमीशन जब रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री करता है तो जनरली एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि टोटल पॉपुलेशन किस ईयर का कंसीडर किया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा कि 1971 का पॉपुलेशन लेके अभी तक अभी लास्टली जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिड्रॉल हुआ था उस समय तक का अपडेट है कि 1971 का हम लोग पॉपुलेशन कंसीडर किए हुए हैं हमारे ड्रॉल ऑफ बाउंड्री में। ये क्यों हुआ है इसका एक लंबा टॉपिक चला जाएगा, तो मैं इस वीडियो में
इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप डिलिमिटेशन के बारे में कंप्लीटली समझ गए। सो हम आते हैं आर्टिकल 329 पे। तो मैंने ये डिलिमिटेशन समझा दिया कि अगर डिलिमिटेशन का कुछ भी अलॉटमेंट ऑफ सीट करता है या रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री करता है, आप इस डिसीजन डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजन को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यही बोलता है आर्टिकल 329 क्लॉज ए। अब आते हैं क्लॉज बी पे। क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि नो इलेक्शन टू द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or to the house of the either house of the legislature of the state shall be called in question except by the election petition। यहाँ एक वर्ड आता है इलेक्शन पेटिशन। प्रेजेंट टू सच अथॉरिटी एंड इन मैनर में प्रोवाइडेड बाई अंडर एनी लॉ मेड और द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। पहले आप समझिए इलेक्शन पेटिशन क्या होता है। सपोज आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इलेक्शन हुआ और आपको पता चला कि वो इलेक्शन फेयर नहीं है। उस इलेक्शन में मे बी जो करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके या किसी को इन्फ्लुएंस करके या किसी को पैसा देकर वो वोट खरीदा गया, समझिए, अब जनरल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, आप कंप्लेन किस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो उसके लिए बनाया गया इलेक्शन पेटिशन कि आप इसके अंडर क्या कर सकते हैं, चैलेंज दी इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। जो इलेक्शन का कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है उसके कैंडिडेचर को, उसके विनिंग को आप चैलेंज कर सकते हैं कोई भी इलेक्शन के लिए। ये आप अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन है या आपका स्टेट से रिलेटेड इलेक्शन है या लोकल बॉडी से भी रिलेटेड इलेक्शन है, आप तीनों को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं इसमें इलेक्शन पेटिशन के थ्रू। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि टू द सच अथॉरिटी, किसे, वो अथॉरिटी कौन बताएगा हमें, वो अथॉरिटी बताएगा अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। मतलब पार्लियामेंट कोई लॉ पास किया होगा कि यस दिस इज द अथॉरिटी जिसके पास आप ये इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो वो अथॉरिटी होता है हमारा हाई कोर्ट। इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट, कुछ भी आपको पिटीशन फाइल करना, इलेक्शन पिटीशन फाइल करना, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। और जनरली ये 45 दिन के अंदर फाइल करना होता है, 45 डेज विद इन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। दैट मीन्स जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके 45 दिन के अंदर आप जाके वहाँ फाइल कर सकते हैं। तो इलेक्शन पिटीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन हो गया, हाई कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये एक पॉलिटिकल टर्म है जिससे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि किसके पास अथॉरिटी है ऐसे केसेस को डील करने का। तो इलेक्शन पिटीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट है ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ कि कौन इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। या तो कैंडिडेट फाइल कर सकता है, सपोज वहाँ 3-4 कैंडिडेट वहाँ इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो एक जीता होगा, जो बाकी जो लोग हैं उन्हें लग रहा होगा कि इलेक्शन फेयर नहीं है तो वो जाके फाइल कर सकते हैं। या नहीं तो सेकेंड फाइल कर सकते हैं इलेक्टर। दैट मीन्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट डालते हैं, जैसे सपोज मेरा ए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम वहाँ पर वोट डालने गए हैं और मुझे लगा है कि जो वोटर जीता है, जो कैंडिडेट जीता है वो फेयर इलेक्शन से नहीं जीता है, तो मैं भी जाके इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता हूँ हाई कोर्ट पे। तो ये हमारा आर्टिकल 329 का बी बोलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट आर्टिकल 329 ए और बी क्या है। अभी तक मैंने पूरा आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया। टोटल 324 से लेकर 329 तक इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन किया है। 324 एक हाईलाइट दे देता हूँ। जैसे 324 क्या डील करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये सब प्रोविजंस। 325 डील करता है कि हमारा वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारा वाइल प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल। 326 बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप डिस्क्वालीफाई क्राइटेरिया में नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार है। 327 डील करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बना सके। 328 डील करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव के पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है तो स्टेट रिलेटेड इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का इलेक्शन में वो इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बना सकता है। 329 आप देखें डिलिमिटेशन का, जो कोई भी डिसीजन आप कोई भी कोर्ट में नहीं उठा सकते। और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको अगर कुछ भी केस या कुछ भी एम्बिग्यूटी या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आता है तो आप थ्रू इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से जस्टिस ले सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने कंप्लीटली इलेक्शन कवर कर लिया है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो इसका और ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में देखें तो ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया और 2 स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो कि हम लोग देखे हैं, आरपीए
1950 और 1951 ये दो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है और ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। यह इलेक्शन में कंप्लीटली कवर करता है इलेक्शन को। तो होपफुली मैंने काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन किया, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरपीए 1950 और 1951 भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ लाने वाला हूँ। आज के लिए थैंक यू।